हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्लास 12th का। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला नहीं है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़, 12th वाला है। तो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी, तमाम प्रॉपर्टी होती हैं, सभी के सभी पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मिटा एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपी के बारे में। एपी क्या है। एपी की देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। एपी देखो मैं बता देता हूँ। एपी इज़ अ सीक्वेंस whose terms increase or decrease by a fixed number. This fixed number is called the common difference. खैर अभी नहीं समझ में आया होगा क्या बोल रहा है क्या नहीं। देखो, AP जो है वो एक सीक्वेंस है। ठीक है, क्या है, एक सीक्वेंस है। एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका हर एक टर्म किसी फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। ठीक, बस इतनी सी डेफिनेशन है। ए पी इज़ अ सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब इसका मतलब जो इसके टर्म है या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे किसी फिक्स्ड नंबर से। उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख दी है 1 4 7 10 13। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास में एक सीक्वेंस लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूँ ये कौन सा टर्म है, ये इसका पहला टर्म है भाई, ये प्रथम पद है यानी पहला टर्म। तो पहले टर्म में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक बात है। 4 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 7। बिल्कुल सही बात है। 7 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 10। 10 में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 13। समझ रहे हैं। तो इसकी हर एक टर्म 3 से इंक्रीज़ हो रही है। गॉट इट। इसकी हर एक टर्म 3 से इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर है ना। तो इसी नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया। इसी नंबर को, फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। कितना हो गया, 3। ठीक है, देखो हर एक नंबर, हर एक टर्म इसकी 3 से ही इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई 13 के बाद में आपने लिख दिया 15, नहीं। तो देखो यहाँ पर +2 ऐड करना पड़ जाएगा, तो फिर ये AP नहीं रहेगी। हर एक टर्म में हर एक टर्म किसी फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज़ होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, देखो वो वाला मेथड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसमें से इसको घटा दें। ठीक है, माइनस कर दें, 4 - 1 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप जेई के क्वेश्चंस करेंगे या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ पर ऐसे नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, खैर रेशियो की बात अभी हम करेंगे। तो खैर मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एपी है जिसकी हर एक टर्म 3 से इंक्रीज़ हो रही है। बढ़िया बात है। देखो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल की बात करूँ तो मान लो मैंने लिख दिया 4 2 0 और -2 -4। आप अगली टर्म बता सकते हैं कितनी आएगी। देखो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने क्या किया, -2 कर दिया तो कितना हो गया, 2। और इसमें अगर मैंने -2 कर दिया तो कितना हो गया, 0। इसमें अगर मैंने -2 कर दिया तो -2 आ गया। इसमें अगर -2 कर दिया तो कितना आ गया, -4 आ गया। तो देखो ये एक एपी है जिसकी हर एक टर्म, सॉरी ये -2 है यहाँ पर, इसकी हर एक टर्म -2 से क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, पहले प्लस का 4 था, फिर 2 था, फिर 0 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -4 हो गया। तो समझ रहे, पहली टर्म में 4, फिर दूसरी टर्म कितनी होगी, 2 कम हो गई, फिर 0 और 2 कम हो गई। तो इसकी हर एक टर्म डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इसकी हर एक टर्म क्या कर रही है, डिक्रीज़। तो ये एक एपी है। कैसी है, डिक्रीजिंग। इसकी हर एक टर्म क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। और किस नंबर से कर रही है, -2 से। तो यहाँ पर डी कितना हो गया, -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -2। इस तरीके से पहचानना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा
और अगर मैं आपसे बोलूँ तीसरा, मैं एग्जांपल आपको दूँ कि जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 3 3 3, इसी तरीके से मैं लिखता चला गया। तो देखो ये एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, ये भी 3, ये भी 3। अब इसमें अगर मैं ज़ीरो ऐड कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। इसमें अगर मैं ज़ीरो ऐड कर दूँगा कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। इसमें अगर मैं ज़ीरो ऐड कर दूँगा कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो ये भी एक एपी है जिसकी हर एक टर्म प्लस ज़ीरो से इंक्रीज़ हो रही है। अब इंक्रीज़ तो हो नहीं रही, कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है वो भी तुम्हारी एपी होती है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 0। तो तीनों एग्जांपल्स में आपने एक चीज़ देखी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और ज़ीरो भी हो गया, ठीक है। तो ये हमने एपी की बात कर ली है। अच्छा, अब देखो अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपके पास में यही मैं एग्जांपल मान ले रहा हूँ 1 4 7 10 13, इसी तरीके से मैंने मान लो ये सीक्वेंस लिख दी। अब मैंने आपको रैंडमली पूछ लिया कि भाई ये फर्स्ट टर्म है इसकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। आप 2 2 ऐड करके सॉरी 3 3 ऐड करते हुए चले जाओ, आपको टर्म मिलती जाएंगी। अब मैं आपसे सडनली ये पूछ लूँ कि भाई इसकी 150 टर्म क्या होगी, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ऐसे हैं ये, मतलब ये तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, फिर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नहीं, टाइम टेकिंग नहीं है। अब भाई इसके लिए हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हमसे पूछे कि भाई 150वीं टर्म बताओ कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो 150 और आंसर आ जाए। ऐसा कोई अगर हमें फार्मूला मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो अगर तुम्हें जैसे ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, जैसे 1 4 7 10 और 13, ठीक है। अगर मान लो इसकी तुम्हें 150वीं टर्म निकालनी है, क्या होगी, उसके लिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं है वो हम सीखते हैं। तो देखो जैसे हमें पता है कोई सीक्वेंस है, मान लिया कि कोई सीक्वेंस ऐसी होगी जिसकी फर्स्ट टर्म मान लो मैंने मान ली है ए, ठीक है। कोई सीक्वेंस होगी एपी जिसकी फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान ली, ए। क्लियर है ना। अच्छा, सेकेंड टर्म मैंने मान ली है। अब देखो सेकेंड टर्म बनती कैसे है, अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था 1 4 7 10 और 13, इस तरीके से। अब देखो फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, यहाँ मैंने ए माना, ए की जगह पे जो भी सीक्वेंस होगी उसका फर्स्ट टर्म जो भी होगा आप उसकी वैल्यू रख दीजिए। सेकेंड टर्म कैसी बनी, इसमें प्लस का 3 ऐड करके। अगली टर्म कैसी बनी, प्लस का 3 ऐड करके। अगली टर्म कैसे बनी, प्लस का 3 ऐड करके। और ये +3 है क्या, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस की हर एक टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे मिल रही है, राइट। अच्छा, तो ए में अगर मैं प्लस का डी कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। देखो इसमें मैं प्लस का 1 में मैं +3 कर रहा हूँ तभी तो मुझे सेकंड टर्म मिल रही है। अब सेकंड टर्म जो आई है, अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो क्या मुझे निकालना पड़ेगा, T2 + D। भाई सेकेंड में तुम डी ऐड कर दो। अब T2 की वैल्यू कितनी है, A + D + D, तो कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया A + 2D, ठीक है। अब इसमें तुम D फिर से ऐड कर दो तो तुम्हें फोर्थ टर्म मिल जाएगी, तो A + 3D हो गया। इसमें तुम फिर से D ऐड कर दो तो तुम्हें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी, A + 4D। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ, इसको मिटा दूँ, बताओ। यहाँ पर मैं लिख दूँ A + 2D, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझना, अब मैं ऐसे ही बढ़ते चला जाऊँ, मैं आपसे पूछूँ कि Tn, मैंने मान लो 1 2 3 4 5 अप टू n, मैंने n पूछ लिया इन जनरल आपसे कि भाई n की Tn की वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी, कैसे, जैसे T1 है, अगर मैं इसमें 0 × D कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना, D का कॉफिशिएंट देखो कितना है, 0 है। 1 में ऐसा हम क्या घटाएं कि हमको 0 मिल जाए, 1, ठीक है। 1 - 1 कितना होगा, 0, ठीक बात है। अब देखो 1 - 1 कितना हो गया, 0। यहाँ पर 2 में एक कम हुआ तो कितना हो गया, देखो D का कॉफिशिएंट 1 है, 2 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक बात है। यानी इससे एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है, 2, इससे एक कम। यहाँ पर 4 है तो यहाँ कितना है, 3, इससे एक कम। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना है, 4, इससे एक कम। ये बात समझ में आ रही है आपको।
कहने का मतलब ये है। और एक नई चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि जो फर्स्ट टर्म है वो सभी में सेम है कि नहीं। देखो फर्स्ट टर्म सभी में सेम है, तो आप टी एन जब आप लिखोगे तो ए तो वैसा ही रहने दो प्लस, ठीक है। देखो डी भी वैसा ही है, डी का कॉफिशिएंट चेंज हो रहा है। अब वो कैसे चेंज हो रहा है, जो यहाँ पर है इससे एक कम तो n-1, ठीक है। ये देखो टी एन आ गया, इसी को हम जनरल टर्म बोल देते हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये जनरल टर्म है किसका, ए पी का, जनरल टर्म, ठीक है। याद मत कीजिए ऑफ ए पी, ठीक है। ए पी का ये जनरल टर्म है, याद मत कीजिए, बस प्रोसीजर को समझिए किस तरीके से हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो वही एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल अभी किया था कि 1 4 7 और 10 13, इसी तरीके से मैंने आपको बोला था कि 150वीं टर्म बताइए कितनी होगी। 150वीं टर्म मतलब n की वैल्यू 150, ठीक है। तो देखो टी 150 बराबर, डायरेक्ट निकालो ना आप। अब 2 ऐड करते करते कहाँ तक देखोगे, नहीं देख मिलेगा ना, तो डायरेक्ट हमें फार्मूला पता चल गया, टी एन बराबर कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी आई है 150 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना ऐड कर रहे हैं इस हर एक टर्म में, 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस ये हो गया 149 इंटू 3, तो 1 प्लस देखो 27, 3 9 ज़ा 27, तो बचा 2, और 3 4 ज़ा 12, 12 और 2 14, और 3 1 ज़ा 3, और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो 4 4 8, ये तुम्हारी 150वीं टर्म आएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ बस अब देखो एक एग्ज़ाम्पल हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि बिना लिखे समझ में नहीं आएगा आपको। इफ़ 9 टाइम्स, क्वेश्चन लिख लीजिए धैर्यपूर्वक, ठीक है। 9 टाइम्स द 9th term of an AP is equal to 13th time the 13th term, then the 22nd term of AP। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, इजी है, देखो टेंशन ना लो। हमसे ये बोला है कि 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू 13th टाइम ऑफ द 13th टर्म, देन हमसे पूछा है कि 22वीं टर्म क्या होगी, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9th टर्म की बात कर रहा है, तो 9th टर्म होगी क्या, T9, ठीक है। T9 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ए, मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है एक AP की, प्लस इससे एक कम 8 और इंटू डी, ठीक। और 13 टर्म कितनी होगी, T13, ए प्लस 12 डी, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 टाइम्स 9th टर्म, यानी 9 टाइम्स 9th टर्म इज़ इक्वल टू 13th टाइम 13 टर्म, मतलब इसका मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये दोनों बराबर दिए हैं हमसे, हमको ये दिया। अब यहाँ से सॉल्व करके इसके बाद में हमें ये कंडीशन दे दी, हमसे पूछा है कि बताओ भाई 22वीं टर्म कितनी होगी इस AP की। चलिए देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 और A प्लस 8D इज़ इक्वल टू 13 और A प्लस 12D, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 9A प्लस 72D, और ये हो गया तुम्हारा 13A प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 156D। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे इसको उधर ले चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 4A प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84D बराबर 0, ठीक है। अच्छा
ये हो गया। फिर अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a + 21 इंटू डी बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमसे पूछा है कि 22वीं टर्म क्या होगी ना। तो देखो 22वीं टर्म यानी T22 इज इक्वल टू क्या होगा a + 22 - 1 21 डी। अब 21 माइनस डी तो हमने निकाल लिया है, कितना है 0। तो इसका मतलब इसकी 22वीं टर्म कितनी होगी 0। ख़त्म, बस हो गया क्वेश्चन, इतना सही है। ठीक है, बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? आगे मेरे ख्याल से आ गई होगी अच्छी तरीके से। अच्छा चलिए देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ, डोंट वरी। देखो एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म दे दिया है 4, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दे दिया 8, और TN की वैल्यू दे दी है, nth टर्म दे दी है हमको 108। तब हमसे पूछा है कि बताओ कितनी टर्म होंगी। ठीक है, nth टर्म की वैल्यू दी है, ये नहीं बोला कि कितनी टर्म होंगी, हमसे पूछा है कि कितनी टर्म होंगी बताओ। तो कुछ नहीं करना, आपको TN का फार्मूला लगा देना, a + n - 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू दी है, अरे भाई साहब एक सेकेंड, हाँ, अब जो वैल्यू दी है उसकी वैल्यू रख दो, सिंपल। तो देखो TN हमको दिया है 108 बराबर a की वैल्यू है 4 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 8। तो इसको सॉल्व करो तो 108 बराबर 4 + 8n - 8, ये कितना हो जाएगा 8n - 4। तो 4 को इधर ले आओ तो 8n बराबर कितना हो जाएगा 112 यानी 112। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 14। तो ये दिस इज़ योर आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो देखो आज हमने अभी हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।